दोस्तों, दुनिया में कई बड़े इन्वेंशन किसी न किसी एक्सीडेंट की वजह से हुए हैं, चाहे वो माइक्रोवेव ओवन हो, पेसमेकर हो या फिर पेनिसिलिन। लेकिन क्या हो अगर एक्सीडेंटली आप किसी टाइम मशीन को इन्वेंट कर लें। 1990 के दशक में एक ऐसी एक्सीडेंटल घटना होती है जो जन्म देती है एक टाइम मशीन को। एक यंग इंजीनियर माइक मार्कम जेकब लैडर नाम की एक डिवाइस के साथ छेड़खानी कर रहा होता है। इस डिवाइस में एक स्पार्क जनरेट होने के बाद इसके ऊपर हवा में माइक एक अजीब सा डिस्टॉर्शन देखता है जो कि किसी एनर्जी ब्लॉब की तरह दिखता है। माइक क्यूरियस होकर उसमें एक स्क्रू फेंकता है, लेकिन वह स्क्रू अंदर जाते ही गायब हो जाता है। माइक कुछ देर वेट करता है और थोड़ी देर बाद उसी रूम में वह स्क्रू कुछ दूर जाकर गिर जाता है। ये देखकर माइक की खुशी का ठिकाना नहीं होता है। माइक को लगता है कि उसने एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस बना ली है, लेकिन असल में एक्सीडेंटली उसने टाइम मशीन इन्वेंट कर दी थी। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिसके बाद माइक मार्कम टाइम ट्रेवल मिस्ट्री का सबसे बड़ा रहस्य बनकर रह जाता है, जिसे देखकर वैज्ञानिक भी दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। इस घटना की शुरुआत होती है आज से 30 साल पहले 1995 में, जब अमेरिका में माइक मार्कम नाम का एक इंजीनियर जेकब लैडर प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होता है। एक डिवाइस जिसमें दो मेटल रोड नीचे एक दूसरे के पास होते हैं और ऊपर जाते वक्त उनके बीच की दूरी बढ़ जाती है, जो कि एक क्लाइंबिंग इलेक्ट्रिक आर्क को प्रोड्यूस करता है। लेकिन दोस्तों, यह डिवाइस 240 वोल्ट की बिजली में काम नहीं करेगी। ऐसा करने के लिए हाई वोल्टेज की जरूरत होती है और माइक के दिमाग में भी यही खुराफात चल रही थी। इसलिए माइक ने खुद का ट्रांसफॉर्मर बनाया ताकि वो वोल्टेज को हाई कर सके, जो कि 20,000 वोल्ट तक वोल्टेज जनरेट कर सकता था। माइक ने अब जेकब लैडर को अपने ट्रांसफॉर्मर से कनेक्ट किया और साथ ही इसमें लेजर को कनेक्ट किया ताकि वह सराउंडिंग एयर को हीट कर सके, जिससे एक कंटिन्यूअस आर्क जनरेट हो सके। इस प्रोसेस में माइक ने इस लैडर के ऊपर एक स्ट्रेंज चीज देखी। माइक ने देखा कि उसकी डिवाइस के ऊपर 8 इंच बड़ा एक अजीब स्फीयर जैसा कोई एनर्जी ब्लोब है। माइक ने सोचा कि शायद यह डेंजरस हो सकता है, इसलिए टेस्ट करने के लिए उसने उसमें एक मेटल स्क्रू को फेंका। लेकिन वह देखता है कि वो स्क्रू अचानक गायब हो जाता है। ये देखकर माइक घबरा जाता है और सोचता है कि शायद यह स्क्रू वेपराइज हो गया होगा। पर कुछ ही सेकंड्स बाद वह स्क्रू रूम में काफी दूर जाकर गिरता है। माइक ने कई बार इस स्क्रू को इस एनर्जी फील्ड में फेंका और हर बार यह गायब होकर दूसरी जगह अपीयर होने लगा। इस तरह कई टेस्ट करने के बाद इस जेकब लैडर के कंपोनेंट ओवरहीट होकर बर्न होने लगते हैं। इसलिए माइक इसे फिर से रीडिजाइन करता है और इस बार वह 8 फीट बड़ा एनर्जी ब्लॉब बनाना चाहता है, जिसके लिए माइक को कुछ इलीगल हथकंडे अपनाने का आइडिया आता है। दोस्तों, माइक को अपने एक्सपेरिमेंट को बड़ा करने के लिए काफी ज्यादा हाई पावर की जरूरत थी, यानी कि काफी बड़े ट्रांसफॉर्मर्स की, जिससे वो 50,000 वोल्ट तक जा सके। माइक को यह खबर थी कि न्यूयॉर्क में किंग सिटी मिजूरी पावर कंपनी में 16 इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मर्स यूं ही पड़े हैं जिनका कोई यूज नहीं हो रहा। इसलिए माइक अपने दोस्तों के साथ दिन दहाड़े वो ट्रांसफॉर्मर अपने घर ले आया और कुछ ही हफ्तों में माइक ने अपनी डिवाइस का एक बड़ा वर्जन तैयार कर लिया, जिसकी मेटल रॉड्स 4 फुट लंबी और 1/2 इंच मोटी थीं। अब माइक ने अपनी मशीन को टर्न ऑन किया और फिर एक तेज स्पार्क हुआ और सब जगह अंधेरा हो गया और पावर बंद हो गई। माइक ने बाहर देखा तो उसे पता चला कि उसकी करतूत से पूरे एरिया की बिजली गुल हो गई है। लेकिन कुछ देर में बिजली वापस आई और माइक ने फिर से अपनी मशीन ऑन की और इस बार माइक ने देखा कि उसकी डिवाइस ने कई फीट बड़ा वॉर्टेक्स एनर्जी फील्ड बना दिया था। अब माइक ने फिर से कुछ ऑब्जेक्ट्स को इस एनर्जी ब्लॉब में फेंका, लेकिन इस बार ये ऑब्जेक्ट्स डिसअपीयर तो हो रहे थे लेकिन वापस नहीं आ रहे थे। ऐसे में माइक को कोई आइडिया नहीं था कि ये सब क्या हो रहा है। माइक के दोस्तों ने इस बार कुछ बड़े ऑब्जेक्ट्स यानी सोफे को इस एनर्जी फील्ड में डालकर देखा, लेकिन तभी कोई दरवाजा खटखटाता है और दरवाजा खोलते ही माइक देखता है कि उसके स्वागत में पुलिस खड़ी है उसे अरेस्ट करने के लिए। तो दोस्तों, माइक ट्रांसफॉर्मर चोरी करने की वजह से अरेस्ट हो जाता है, लेकिन अब इस इंसिडेंट के बारे में सबको पता चल जाता है और माइक काफी फेमस हो जाता है। जेल के अंदर माइक के दिमाग में बस एक ही चीज चल रही थी, वो थी टाइम मशीन। कुछ दिन बाद माइक की किस्मत चमकती है और एक दिन अमेरिकन रेडियो शो के ओनर आर्ट बेल को
माइक के बारे में पता चलता है। माइक के जेल से छूटने के बाद माइक एक हीरो बनकर आता है आर्ट बेल के रेडियो शो में, जहां वो अपनी टाइम मशीन के बारे में बताता है, जिसे सुनने के बाद कई लोग माइक को फाइनेंशियली सपोर्ट करने की बात करते हैं। अब माइक एक और बड़ी और स्टेबल टाइम मशीन बनाने की सोचता है, जिसके लिए वह कई वैज्ञानिकों से भी डिस्कस करता है। कई फिजिसिस्ट माइक को रोटेटिंग मैग्नेट्स का यूज करने की सलाह देते हैं, ताकि वह अपनी मशीन को बेटर कंट्रोल कर पाए। दोस्तों, साइंटिस्ट्स के अनुसार टाइम ट्रेवल सच में पॉसिबल है। अल्बर्ट आइंस्टीन की जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार टाइम ग्रेविटेशनल फोर्स और स्पीड से प्रभावित होता है। जब कोई ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड को अप्रोच करने लगे तो उसके लिए टाइम धीरे चलने लग जाता है, और जब ग्रेविटेशनल फोर्स काफी ज्यादा हो जाए तो वह स्पेस टाइम फैब्रिक को ही काफी कर्व कर देता है, जिससे वहां टाइम स्लो होने लग जाता है। जैसे कि ब्लैक होल्स के आसपास टाइम स्लो चलता है। वैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंटली इस बात को साबित किया है कि कैसे हमारी पृथ्वी के ऊपर और ग्राउंड पर टाइम का फ्लो अलग अलग। लेकिन माइक मार्कम की टाइम मशीन न तो हाई स्पीड पर काम कर रही थी, न ही हाई ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद ले रही थी। माइक का कहना था कि उसकी टाइम मशीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की मदद से स्पेस टाइम को अफेक्ट करके किसी तरह इस टाइम पोर्टल को ओपन कर पा रही थी, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से खरबों गुना ज्यादा पावरफुल फोर्स है। ऐसे में जिस ट्रैक पर माइक चल रहा था, रिसर्चर्स के अनुसार एक टाइम मशीन कुछ इसी तरह बन सकती है। इस बार माइक एक काफी बड़ा टाइम पोर्टल बनाने में लगा था। अब अगले 1 साल में माइक एक काफी बड़ी और अपग्रेडेड टाइम मशीन को बनाता है, जो 3 अरब वोल्ट पावर जनरेट करती है, और इस बार वह इससे एक काफी बड़े प्लाज्मा टॉर्नेडो को क्रिएट कर देता है। इस बार जब माइक इसमें कुछ बड़े ऑब्जेक्ट्स को डालता है तो वह गायब होकर उसके वेयरहाउस से 100 यार्ड की दूरी पर ईस्ट या वेस्ट डायरेक्शन में जाकर अपीयर होने लगे। यहां आकर माइक सोचने लगा कि यह ईस्ट और वेस्ट में ही क्यों जा रहे हैं। माइक ने सोचा कि शायद इसका रिलेशन अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से है। माइक ने कई चूहों को भी इस एनर्जी फील्ड में डाला और इस तरह 200 टेस्ट करके अपने एक्सपेरिमेंट को वेरीफाई किया। वोल्टेज बढ़ाने और मैग्नेट की स्पीड इंक्रीज करने पर कोई ऑब्जेक्ट कितनी दूर जाएगा ये डिसाइड होता था। लेकिन अब माइक खुद अपने बनाए प्लाज्मा टोर्नेडो में इंटर करने वाला था। वह अपने टाइम ट्रेवल का सपना पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था, भले ही अंजाम कुछ भी क्यों ना हो। और फिर मैडमैन माइक मार्कम उसमें कूद गया और देखते ही देखते उस फील्ड में गायब हो गया। किसी को नहीं पता कि वो कहाँ है। जब कई दिनों तक माइक का कोई अता पता नहीं मिलता, तब आर्ट बेल माइक से मिलने उसके वेयरहाउस में पहुंचते हैं, और वहां माइक का कोई नामो निशान नहीं मिलता। वहीं दूसरी तरफ एनर्जी फील्ड से गायब होकर माइक अपने आप को एक खेत में पाता है। लेकिन माइक के साथ एक अजीब चीज होती है। माइक की मेमोरी लॉस हो जाती है। उसे नहीं पता कि वह यहाँ कहाँ से आया, कैसे आया। लेकिन कुछ देर बाद धीरे धीरे माइक की मेमोरी अपने आप रिकवर होने लगती है, और उसे पता चलता है कि वह ओहियो में फेयरफील्ड नाम की जगह पर मौजूद है। और हैरानी की बात यह थी कि यह जगह माइक के कंसस में मौजूद वेयरहाउस ओवरलैंड पार्क से 800 मील दूर थी। माइक जैसे तैसे करके अपने वेयरहाउस पहुंचता है तो वो देखता है कि उसका वेयरहाउस खाली है, वहां कोई मशीन नहीं है। जब माइक न्यूज़पेपर देखता है वो शॉक हो जाता है। वह अपने समय से 2 साल आगे सन 2000 में पहुंच चुका, लेकिन यहां आकर माइक के पास कोई चारा नहीं बचता। उसकी मशीन गायब, उसके पास कोई पैसे नहीं। बस उसे याद था कि उसे वापस मशीन कैसे बनानी है, और थक हार कर माइक के पास एक ही ऑप्शन बचता है, यानी आर्ट बेल से कांटेक्ट करना। माइक आर्ट बेल के शो पर फिर से आता है और लोगों को अपनी टाइम ट्रेवल घटना के बारे में बताता है, और लोग इस बार फिर से माइक को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए रेडी होते हैं। अब माइक फिर से अपनी मशीन को बनाने की सोचता है, लेकिन उसके साथ एक प्रॉब्लम खड़ी होती है। मशीन के बनाए एनर्जी फील्ड में कोई मेटल ऑब्जेक्ट नहीं जाता है। वह या तो तुरंत वापस रीअपीयर हो जाता है या कोई न कोई एक्सप्लोजन हो जाता है। इस वजह से माइक एक ऐसा सिलेंडर बनाता है जिसमें माइक खुद बैठ सके, और किसी फैराडे केज की तरह यह सिलेंडर एनर्जी फील्ड के थ्रू टाइम ट्रेवल कर पाए और अंदर बैठे इंसान को कोई नुकसान ना हो। फैराडे केज एक ऐसा सिलेंडर होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एंटर नहीं कर पा। इस वजह से माइक इसके अंदर एक सेल फोन भी लेके जाता है। अब माइक अपना फोन लेके सिलेंडर के अंदर बैठकर उस एनर्जी फील्ड में एंटर करता है। उसके साथ क्या होगा उसे कुछ नहीं पता।
बस उस पर एक ही भूत सवार था कि उसे टाइम ट्रेवल करना। जैसे ही माइक एनर्जी फील्ड में एंटर करता है, लोगों के देखते देखते माइक उस सिलेंडर के साथ गायब हो जाता। लोग ये देख के घबरा जाते। किसी को नहीं पता कि माइक क्या करने वाला है, वो वापस आएगा भी है। अब कई महीने गुजर जाते हैं और 8 बेल के साथ कई लोग माइक को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन माइक का कोई पता नहीं चलता। दोस्तों, इस घटना के बाद माइक का आज तक कोई अता पता नहीं कि वो अचानक कहां गायब हो गए। लेकिन कुछ महीनों बाद अचानक एक घटना होती है। 8 बेल के रेडियो शो में एक व्यक्ति का फोन आता है और वह बताता है कि उसे 1930 का एक न्यूज़पेपर मिला है, जिसमें बताया है कि एक व्यक्ति मृत अवस्था में एक सिलेंडर शेप के अंदर समुद्र किनारे मिला है। और आश्चर्य की बात यह थी कि उसके पास सेल फोन जैसी डिवाइस भी थी और उस इंसान की शक्ल माइक से मिलती जुलती है। अब 1930 में किसी के पास सेलफोन जैसी कोई चीज तो थी ही नहीं। इसका मतलब था कि माइक टाइम लूप की थ्रू कई साल पास्ट में चला गया था और वहां उसकी मौत भी। इस इंसिडेंट के बाद आज तक माइक का कहीं कोई नाम निशान नहीं मिला। ऐसे में रिसर्चर्स हैरान है कि आखिर माइक अचानक से हमेशा के लिए कहां गायब हो गई। इसी वजह से माइक की ये घटना टाइम ट्रेवल की सबसे रहस्यमय घटना बनकर रह गई। स्केप्टिक रिसर्चर्स का सवाल है कि माइक ने इतनी कम एनर्जी में टाइम ट्रेवल किया हो। यह बात साइंटिफिकली इनकरेक्ट है। ऐसे में यह घटना अपने आप में एक रहस्य बनकर रह जाती है कि आखिर माइक के मशीन ने इतनी कम एनर्जी में टाइम पोर्टल कैसे खोल दिया। ऐसे में दोस्तों, इस घटना को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या टाइम ट्रेवल सच में पॉसिबल है? अगर हाँ, तो फ्रीक्वेंट टाइम ट्रेवलर्स हमारे टाइम में आते हुए क्यों नहीं दिखते? कमेंट में जरूर बताएं। मैं मिलता हूं आपसे किसी अगले वीडियो में।